अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा करेक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छी रिकवरी देखी गई है और फाइनली मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। प्रॉफिट बुक किया गया है आज की मार्केट में स्पेसिफिकली, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा आज जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए और वैल्यू वाइज भी मार्केट के अंदर अच्छा काम हुआ है। इट मीन्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा से इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एशियन रीजन में जब हमने एशियन कैपिटल मार्केट के रिव्यू देखे तो वहां पे भी यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है उसकी पीई बहुत चीप है, 7.5 के करीब करीब दिखाई दे रही है। इट मींस कि अभी मार्केट को 10 के मल्टीपल पे जाना है और इसमें जब मार्केट 10 के मल्टीपल पे जाएगी तो 60,000 के लेवल्स को टच कर सकती है। इट मींस कि मार्केट में एपेटाइट डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 46,867.95 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 47,305.86, लोअर वाज 46,726.85 एंड फाइनली क्लोजर रहा 46,768.14 का, यानी कि 99.81 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 699.10 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है वॉल्यूम्स वाइज 185.06 मिलियन शेयर्स का, और वैल्यू रही 28.45 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को रीड कर रहे हैं 0.11 के डिक्लाइन के साथ। 7 पे क्लोजर 77.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड लिमिटेड 0.13 का इजाफा देखा गया, 7.76 पे क्लोजर रहा, 76.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली दोस्त स्टील 1 रुपी का अपर लॉक 6.60 पे क्लोजर रहा, 52.95 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस, कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे। वो स्क्रिप्ट जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स बन रहे थे वो आज कुछ कमी करते हुए दिखाई दिए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए पीएसएक्स पे एक्सक्लूसिव डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। अशरफ बवानी साहब, आप डायरेक्टर हैं पीएसएक्स के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए, मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बूम लेते हुए दिखाई दी है, यानी कि मार्केट के अंदर जो ज़बरदस्त रैली विटनेस की गई मंडे ट्यूसडे, आज के दिन कुछ करेक्शन देखी गई दोबारा से, क्या सिनेरियो चल रहा है? मार्केट देखें ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रही है और चूँकि काफ़ी फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं तो आज की कोई मार्केट में मेजर वो नहीं कह सकते। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेक्शंस तो ज़रूरी होती है, मार्केट में होती रहती है। लास्ट वीक भी करेक्शंस आई थी, फिर ये रिकवर होनी शुरू हुई इस हफ्ते में। तो ये एक मार्केट का साइकिल होता है, कुछ रिडम्पशंस आती हैं, कुछ सेल आती है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये करेक्शंस आती रहती हैं। राइट। सो और फिर कोई थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है किसी कोई अनाउंसमेंट की वजह से, कोई रिजल्ट ऐसा होता है जो मार्केट ने अबव एक्सपेक्टेशन सोचा होता है और वो बिलो आता है। जैसे आज एक हबीब बैंक लिमिटेड का रिजल्ट आया जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बिलो था, तो थोड़ा सा उससे मूड और ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है। मूड ऑफ तो नहीं कहना चाहिए बट ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है मार्केट की। वो सेलिंग आनी शुरू होती है, उसमें सबसे बड़ी सेलिंग उससे आती है, फिर वो ट्रिगर करती है दूसरी सेलिंग। तो ये एक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मार्केट की डायनामिक्स हैं, इसमें कोई नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अच्छा सर, इम्पैक्ट जो आ रहा है मार्केट के अंदर वो काफ़ी रिकवरी तेज़ी में आना, ये इस चीज़ का ट्रस्ट या इस चीज़ की ज़मानत दे रहा है कि मार्केट के अंदर जो रिकवरी है, रिकवरी मोड है, वो बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं पास्ट में, मार्च की बात करें तो वहाँ पे 27,000 के लेवल्स थे, फिर मार्केट ने बड़ी जल्दी रिकवरी की और 2020 में आके और 2021 का जो स्टार्ट हुआ है उसके बाद मार्केट के लेवल्स 47,000 तक आ गए। दोबारा लास्ट वीक कुछ नेगेटिविटी या हम कहेंगे करेक्शन देखी गई, फिर रिकवरी देखी गई 2 दिन में बहुत फास्ट। तो ये जो मार्केट का पेस दिखाई दे रहा है तो ये कहाँ जाके रुकेगा? और एट द सेम टाइम जो 47,000 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है, उसके बाद आगे क्रॉस नहीं करती है मार्केट, ऐसा क्यों है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 27,000 क्यों हुआ था, फिर आपको 47,000 समझना आसान होता है। तो जिस वक्त 27,000 की सिचुएशन थी उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और रेमिटेंसेस के इश्यूज थे, एक्सचेंज रिज़र्व के इश्यूज थे, एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट आया था, इन्फ्लेशन
का इशू था, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, बहुत और फिर ज़्यादा। ऊपर से कोविड शुरू हो गया था जनवरी फरवरी ऑनवर्ड, और उसका एक नेगेटिव इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ रहा था, और उसका मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट को भी अंदाज़ा था कि ये इम्पैक्ट आ सकता है, और उस वक्त एक पैनिक था दुनिया में, और पाकिस्तान में भी पैनिक आया वो। तो उस पैनिक के नतीजे में मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया, सारी मार्केटों ने किया, तो पाकिस्तान मार्केट ने भी किया। तो वो 27,000 की लेवल पे मार्केट आ गई थी, विच इज़ यू आर राइट। सारे बिजनेसेस भी बंद हो गए थे, सारे मतलब बिजनेसेस मार्केट के बंद अंदर हो भी गए था। थे, लॉकडाउन शुरू हो गए थे, और नोबडी न्यू कि आगे दुनिया कैसे चलेगी, क्या होगा। तो एक पैनिक सिचुएशन थी, एक घबराहट वाली सिचुएशन थी, और इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव टू एनी न्यूज़ लाइक दिस, सेंटिमेंट्स राइट। ड्रिवन होती है तो मार्केट। ऑयल मार्केट इंटरनेशनली क्रैश कर चुकी थी, नेगेटिव प्राइसिंग हो गई थी, तो वो सारे इम्पैक्ट्स जो थे, तो इसकी वजह से सारा ऐसा लग रहा था कि ये इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से बैठेंगी। राइट। बट आई थिंक पोस्ट सेकेंड क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी जून जुलाई के बाद से पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हुई हैं। जब फिस्कल ईयर का स्टार्ट हुआ, जो न्यू फिस्कल स्टार्ट ईयर का हुआ। न्यू स्टार्ट हुआ, तो कोविड, अल्लाह का शुक्र है कि हमें पाकिस्तान में इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने उस तरीके से लॉकडाउन नहीं किया इंडस्ट्रीज़ को या बिजनेसेस को जिस तरह सर बाकी जगह कंस्ट्रक्शन हुआ। पैकेज भी आ गया था, इंटरेस्ट रेट भी लो कर दिए उसके गए बाद थे। 3-4 मजीद चीज़ें हुई जो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, इंडस्ट्रीज़ को पैकेजेस दिए गए, एक्सपोर्ट्स को पैकेजेस दिए गए, रिफंड्स बिजनेसेस को दिए गए, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था कि सोशल साइड को बहुत केयर की गई। यानी मैं बात कर रहा हूँ एहसास प्रोग्राम की, उसके थ्रू फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और वो लोगों के हाथ में आए, डिस्पोजेबल इनकम बनी उनकी, और वो मार्केट में रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिजनेसेस की रिकवरी के लिए, क्योंकि लोग आके एक्सपेंडिचर करते हैं आखिर में। तो आई थिंक ये कई, और फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में जो स्टेट बैंक ने पॉलिसीज़ अपनाई, और जो इंटरेस्ट रेट्स को बहुत प्रोएक्टिवली कम किया, उसने भी बिजनेसेस को बड़ा सपोर्ट किया। फिर बिजनेसेस को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेट बैंक की कई पॉलिसीज आई, वो पॉजिटिव थी। तो ये सब चीज़ें, इंटरवेंशन जिसको मैं कहूँगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, चाहे वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हो, स्टेट बैंक की हो, या गवर्नमेंट के दूसरे इदारों की हो, वो टाइमली थी, इस मौके के हिसाब से ज़रूरी थी, और वो होती रही, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट भी वापस आया और डिमांड साइड बढ़नी शुरू हुई। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ या वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हुआ, तो वो एकदम से मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, और इंडस्ट्रियल आउटपुट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस सब बूम करना शुरू हुई। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, रेमिटेंसेस बढ़ गए। और चलिए कुछ सर, इस अल्लाह पे मियां भी ने हमें मजीद मदद बात की, करेंगे। हमें इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट ऑर्डर शिफ्ट हुए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी तरफ ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इंडस्ट्री का रिवाइवल नजर आ रहा है, वो रिवाइवल हो गया, या वो बहुत उनके पास ऑर्डर्स इन हैंड हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें पॉजिटिव होती चले सर, ये शुरू तो हुई। हुई पास्ट की बात है। अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और अभी इन हैंड हमारे पास क्या न्यूज़ है, नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। आज के टॉपिक ऑफ द डे में हमने स्पेसिफिकली आईएमएफ को डिस्कस करना है। आईएमएफ का जो पैकेज जो हमने लिया है और जो पॉज हो गया था, यानी कि उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है, वो मार्केट के अंदर आज जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में उससे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। आपकी रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने हाल ही में कोविड से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि सन 2021 में पाकिस्तान की मईशत की मरहलावार बहाली मुमकिन होगी। याद रहे कि IMF एक आलमी मालियाती इदारा है जो कि मुल्की मईशतों और उनकी बाहमी कारकर्दगी, बिलखुसूस ज़र मुबादला और बैरूनी कर्जाजात पर नजर रखता है, और उनकी मुआशी फलाह और माली खसारे से निपटने के लिए कर्जे और तकनीकी मुआवनत भी फराहम करता है। अपोजिशन की तनकीद के बरखिलाफ विरसे में जब खसारे मिलते हैं तो उसके बाद IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।
गुज़िश्ता बरस IMF प्रोग्राम उस वक्त इल्तवा का शिकार हुआ कि जब पाकिस्तान ने IMF शराइत के तहत पावर सेक्टर के निर्खों में मजीद इजाफे को मौखर किया, जिसकी वजह से IMF का उस प्रोग्राम पर दूसरा नजरसानी जायजा नहीं हो सका। लेकिन अब उस प्रोग्राम के नए फेज का वक्त आ चुका है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज बहाली का मुआहिदा भी तय पा चुका है। IMF एलामी के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी किए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ने भी IMF को इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के मौशी इक़्तिसादी अशारियों में कोरोना वबा के बावजूद बेहतरी आई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बड़ी सरहद से तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मईशतों में होने लगा है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की मौशी इस्लाहात की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। IMF एलामिया के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मईशत 1.5% तक रहेगी और वबा की दूसरी लहर के असरात भी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान पर कम पड़ेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी में $13 अरब रिकॉर्ड किए गए और पाकिस्तान ने FATF के हवाले से भी नुमाया पेशरफ्त जाहिर की है। IMF की टॉक्स जारी थी और दूसरे बेल आउट जो पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी जो मीटिंग्स होती हैं, तो दूसरे मीटिंग में डिसाइड हो रहे थे, लेकिन ये 5th मीटिंग थी जिसके अंदर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि IMF के प्रोग्राम को बहाल कर दिया जाए। रिफॉर्म्स पे भी बात हो रही है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बोर्ड की मीटिंग के बाद $500 मिलियन की जो एक किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट ने कल भी इसको बहुत पॉजिटिव लिया था, आज भी कुछ सेंटिमेंट्स थे और होने वाले दिनों में यानी कि आने वाले जो 2 ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। भवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, IMF प्रोग्राम एक्चुअली जब पाकिस्तान ने लिया तो क्या चैलेंजेस थे और ये प्रोग्राम लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को? देखिए, IMF प्रोग्राम में आप उस वक्त जाते हो जब आपका फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, राइट, और आपको फॉरेन करेंसी एड की ज़रूरत होती है, बिकॉज आपकी करेंसी, आपके रिजर्व्स में बुरी तरह कमी आ चुकी होती है और नेचुरली आपके पास इंपोर्ट्स करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो या प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी हो, उसके लिए आपके पास बैलेंस नहीं होता है, कैपिटल होना चाहिए। तो और फिर आपका फिस्कल डेफिसिट अगर क्रिएट हो रहा होता है मुस्तकिल, यानी आपकी रेवेन्यू और ख़र्चों में जो फ़र्क है वो ज़्यादा हो, आपके ख़र्चे ज़्यादा हों, रेवेन्यू कम हो, तो नेचुरली वो डेफिसिट आपके इम्पैक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को। ये मेजर रीजंस होते हैं जिसके तहत आपके लिए आप IMF पे जाते हो ताकि दुनिया आपके साथ कारोबार करती रहे और आपके मुल्क में भी इस्तेकाम रहे और आपकी बाकी चीज़ों में इस्तेकाम आए। IMF जब आता है तो वो अपनी चंद चीज़ें लेके आता है और वो चीज़ें शराइत इसलिए लेके आता है, शराइत नहीं कहना चाहिए, कोई भी लेंडर जो पैसे देगा वो अपनी कंडीशंस सबसे पहले ये देखेगा कि मुझे अपने पैसे वापस मिलने चाहिए, और कोई भी लेंडर हो। लेकिन IMF का रोल ये होता है कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी को वो अपने हिसाब से वो डायग्नोज करने के बाद वो ये कहते हैं कि आप ये रिफॉर्म्स करें, ये इम्प्रूवमेंट करें, इन फेजेस में करें ताकि आप रिकवर कर सकें, ताकि हम जब लोन दें उसके फ़वाइद हों आपको और आप इस इम्बैलेंस से निकलें और आप हमें रीपे कर सकें। नेचुरली उसमें दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, right. और फिर वो एक डिस्कशन करने के बाद एक निगोशिएशंस होती हैं, और वो जब निगोशिएशंस होने के बाद जो दोनों का पॉइंट मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है उस पर अगर एग्री कर जाते हैं दोनों तो वो फंड मिलता है, और चूँकि वो एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो वो किस्तों में आती है और हर किस्त से पहले वो एक रिव्यू करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम पे हैं कि नहीं हैं, यानी जो टारगेट्स उन्होंने हमें दिए थे हम उससे कितना क्लोज हैं, अगर हम क्लोज हैं, पीछे हैं या आगे हैं, अगर हम पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं, फिर मजीद क्या करने की ज़रूरत है, राइट। ये होता है। 33% के करीब में ये अमाउंट अगर 500 मिलियन जारी कर दिया गया तो तकरीबन ये पैकेज हम अवेल कर लेंगे 33%, बाकी रेस्ट जो है वो डिफरेंट आगे ट्रांचेस में लेंगे। सर, ये आने के बाद मार्केट क्या इम्पैक्ट करेगी इसे और मार्केट इसको कैसे जो है वो रिएक्ट करेगी? देखिए, मार्केट से पहले आप ये समझे कि IMF ने एक रिव्यू के बाद क्या कहा, वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और उसका नेचुरली इम्पैक्ट इन्वेस्टर लेगा जो कि कारोबार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करे या इंडस्ट्री में करे या कारोबार में करे। तो IMF ने आई थिंक
जो ओवरऑल एक असेसमेंट दी है उसमें चंद चीज़ें पॉजिटिव हैं, चंद चीज़ें वो हैं जो करने की ज़रूरत है, राइट। लेकिन एक ओवरऑल असेसमेंट ए है, मैं अगर कहूँ तो पॉजिटिव है, ग्रेड ए बताया है उन्होंने, कुछ इसी टाइप की बात की है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत हद तक बहुत सी चीज़ों में IMF की कंडीशनल को मीट करते जा रहे हैं, यानी हम अपने प्रोग्राम पे अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे इकोनॉमिक रिवाइवल नज़र आ रहा है, जैसे हमें भी नज़र आता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आई है, एक्सचेंज रिजर्व्स में बेहतरी हुई है, इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज हुए हैं, और खास तौर पे बढ़ाई भी IMF के कहने पे ही गए थे। 13.25 जब हम पहुंचे थे तो वो भी IMF के कहने पे ही बढ़ाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता करके उसे कट ऑफ किया गया तो अब कुछ बेहतरी आते हुए दिखाई दे रही है इंटरेस्ट रेट पे। वो भी इकोनॉमिक की एक थियरी होती है जिसके तहत ये किया जाता है कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए फर्स्ट किस तरह से एक स्टेप लेना है, सेकंड कैसे होना है, वो तो एक डिस्कशन लंबा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट की गई होगी कि हमारी डिमांड साइड पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी तब्दीली आई है, वो सारी रिजल्ट्स आपको पता है। इवन दिसंबर भी बहुत बेहतर था और 6 महीने के रिजल्ट्स भी 6-7 महीने के बहुत अच्छे हैं। ये देखते हुए IMF ये समझ रहा है कि वी आर ऑन अ ट्रैक। जो रिस्क हैं हमारे लिए जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो मेरे ख्याल में हमारे डिसबैलेंस अभी भी इम्बैलेंसेस हैं। सबसे बड़ा इम्बैलेंस जो है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी टैक्सेशन अभी तक उस हद तक नहीं गई जो कि बजट के मुताबिक थी, टारगेट्स के मुताबिक। तो बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। टैक्सेशन सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चीज़ें हैं जो सैलरी क्लास पे ही दबाव की सूरत इख्तियार करती हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो टैक्स सिस्टम में नहीं हैं, और इसके लिए जो ये IMF की मीटिंग हुई है उसमें जो चंद एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं और शायद उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले महीनों में आए, जिसमें कुछ एग्जाम्पशंस विड्रॉ की जाएंगी या कमी होगी उसमें, और कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लाई जाएंगी ताकि टैक्स अर्निंग्स बेहतर हों। तो उसके बगैर चारा नहीं है, इसलिए कि जो दिस इज द ओनली रिस्क या और भी कोई? इसके अलावा 2-3 और रिस्क हैं। एक तो कोविड की सेकेंड वेव दुनिया भर में रिस्क है और वो पाकिस्तान में भी रिस्क है, और उन्होंने उसका खदशा भी जाहिर किया है। तो हमें अभी भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए जो कोविड से प्रिवेंशन के लिए है, और ख़ास तौर पे चूँकि हम अभी पीछे हैं उन दुनिया के उन मुल्कों के मुकाबले में जहाँ वैक्सीनेशन फास्ट हो रही है। अच्छा, हम उन गरीब मुल्कों में शामिल हैं चूँकि कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, उस स्पीड से नहीं हो रही है। तो हमें वो मेजर्स ज़रूर लेने होंगे जिससे हम उस रिस्क से बच सकें जो कोविड की सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वेव से आ सकता है। इस खास तौर पे जो इंग्लैंड की जो नई कोविड की किस्म है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो एक सेकंड रिस्क वो है, और थर्ड रिस्क जो मेरे ख्याल में IMF ने फील किया होगा ये है कि हम पॉलिटिकली कैसे मूव करते हैं एज ए कंट्री, और उसमें नेचुरली हमारे यहाँ थोड़ी सी हलचल रही है, और अब तक तो उम्मीद है कि ये स्टेबल हो जाएंगी चीज़ें और ठीक चलेगा, और ये टेन्योर भी इंशाल्लाह ये चलती रहेगी जैसे बेहतर तौर पे चली है। लेकिन ये कि उसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक रिस्क ना आए, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का पार्ट होता है जो होता रहे। तो आई थिंक ये मेजर जो रिस्क हैं मेरे हिसाब से वो हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना हो लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। यानी वो पॉलिटिकल तनाव होता रहे लेकिन इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करे, उस हद तक ना जाए कि बिजनेस को होल्ड करे, इकोनॉमी को होल्ड करे, इंडस्ट्री को होल्ड करे। अच्छा सर, ओवरऑल IMF पैकेजेस लिए भी इसीलिए जाते हैं कि स्टेबिलिटी आए, जैसे कि आपने कहा कि इकोनॉमिक रिवाइवल्स हो या फिर अगर कोई गिरती हुई इकोनॉमी हो तो उसको संभाला दिया जाए। पाकिस्तान में भी हमेशा ये होता है। मैं वन लास्ट क्वेश्चन आपसे IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूँगी, चलें इस पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ अमजद वहीद साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, CEO NBP फंड्स, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी बाइंग देखी जा रही है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप मार्केट के रिव्यू को लेकर? जी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। पिछले चंद महीनों में बहुत सी कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही हैं, इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। फिर भी जो आपने IMF की भी बात की, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि
फाइनली सीम्स कि हम वापस विल बी बैक ऑन ट्रैक। हमारा एक एग्रीमेंट IMF से इंशाल्लाह हो जाएगा और उससे फिर जो बाहर से हमें पैसे मिलते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अपने जो दूसरे कंट्री से, वो फिर मिलने इजी हो जाते हैं। यू नो दे वांट कि हम IMF प्रोग्राम में हो तो उसके बाद पैसे रिलीज होते हैं। राइट तो सर, इसलिए आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव खबर है तो मार्केट ने उसको ऐसे रिएक्ट नहीं किया। कल की न्यूज़ हम कहेंगे, कल जब ये न्यूज़ मौजूद थी तो मार्केट ने उसको अच्छे से पॉजिटिवली लिया था, लेकिन आज कुछ करेक्शन नजर आ रही है। 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी रह गए हैं, उसके बाद FATF का भी एक ट्रिगर आ सकता है। ये तमाम चीजें मार्केट कितनी एक्साइटमेंट शो करेगी अगर ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ आए तो? एक दिन या 2 दिन की मार्केट के बिहेवियर को आप नहीं ले सकते और ये चीजें लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हैं। मतलब जब मैं स्टॉक मार्केट देखता हूं तो मैं उसको 1 दिन 2 दिन के एंगल से नहीं देखता। अगर आप अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की बात करें तो आई थिंक इंशाल्लाह क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छी हैं, फिर बैंकों में लोगों को कम प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए लोग अब स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, फिर IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं और इसका एक ग्रेजुअल इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। एक दिन में तो इम्पैक्ट पूरा नहीं आता। एक ग्रेजुअल हमारी जो इकोनॉमी पिछले 2 साल से स्लो थी, अब वो रिकवरी की तरफ है और जो रिकवरी के नंबर्स नजर आएंगे तो स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो मैं काफी पॉजिटिव हूं कि अगला जो 6 महीना साल है वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। राइट, यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। सर ये भी बताइए FATF के ऊपर क्या रिव्यू है आपका, क्या होने वाला है? अब तो फाइनली हम ये मीटिंग के करीब करीब हैं। डिफिकल्ट टू से, लेकिन जहां तक वो ग्रे लिस्ट तो ऑलरेडी हम ग्रे में हैं और ब्लैक में जाने का कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। अगर ऑब्वियसली हम ग्रे से निकले तो बहुत बड़ी खबर होगी, मगर अगर हम ग्रे में भी रहते हैं तो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। ये ऑलरेडी हम ग्रे में हैं तो वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में बिल्ट इन है। तो इसलिए वेदर वो इसमें हमें निकालते हैं ग्रे से या आगे जाके निकालते हैं, वो रिमेन्स टू बी सीन। मगर हमें कोई रिस्क नहीं लग रहा कि हम ब्लैक में जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से चीजें खराब नहीं हो सकती, बेहतर ही हो सकती। बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल जो भी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। IMF के प्रोग्राम के बाद जो कि ये ट्रांच आएगी उसके बाद हम कुछ रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं? कुछ टैरिफ इंक्रीज होंगे जब? नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखिए जो हो रहा है ऑलरेडी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, कुछ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये ऑलरेडी चीजें कुछ जो IMF की कंडीशंस थी वो हम ऑलरेडी मीट कुछ कर दी हैं और कुछ कर रहे हैं। Right. तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे रहेगा जब ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और बिजली गैस बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट फिर थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे आता है। और हमारा ख्याल है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन अगले 4 महीनों में बढ़ सकती है 1-8% से, और डिस्काउंट रेट भी 1-8% से बढ़ सकता है, मगर वो इतनी कोई बुरी खबर नहीं होगी स्टॉक मार्केट के लिए अगर 1-8% इन्फ्लेशन बढ़ती है। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन खुदा ना खासा 3-4-5% बढ़ जाए, मगर ऐसा हमें लग नहीं रहा। ऐसा आपको लग नहीं रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो पॉलिसी रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो उसका इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट देते हुए दिखाई नहीं देगा। सर रीजन में एट द सेम टाइम 7% की PE अराउंड नज़र आ रही है, 10 के मल्टीपल पे मार्केट आराम से जा सकती है। 60,000 कब देख रहे हैं आप ईयर एंड में? क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे, ये टारगेट्स जो न्यू माइलस्टोन सेट होने जा रहे हैं? ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट इस टाइम दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट है, तकरीबन 7.3 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। और इंडिया अगर आप देखें तो तकरीबन 23-24 प्राइस टू अर्निंग रेशो है। तो हम दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट हैं और ये एक अट्रैक्शन भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। यहाँ तक एक नंबर है कि 60,000 पे जाएगी या 55 पे जाएगी, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। और ये किसी के लिए भी कहना इम्पॉसिबल है कि मार्केट 55 पे जाएगी या 60 पे जाएगी या 65 पे जाएगी, वो कोई भी सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ये गेस वर्क देने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच अमजद वहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं कि नंबर्स को कोई रेकमेंड नहीं करता और ज़्यादातर उसके ऊपर कोई टेक्निकल्स पे बात नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम देखा ये जा रहा है और ऑप्टिमिज्म यही क्रिएट हो रहा है कि फाइनली मार्केट के नंबर्स इंक्रीज होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं इसके ऊपर बात नहीं करते। हमारे साथ अशरफ बवानी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे कि देखा ये जाता है जब कंट्रीज़ होते हैं IMF प्रोग्राम्स में जाते हैं उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट बेल आउट्स पैकेजेस की, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये हमेशा एक नेचर रही है कि जब न्यू गवर्नमेंट्स आती हैं तो डिफरेंट पैकेजेस आते हैं और कहा यह जाता है कि इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए या फिर उसकी रिवाइवल के लिए ज़रूरी है। ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान को IMF से छुटकारा लेना? देखिए,
छुटकारा लेना ये तो वही बात है जिस तरह कि आप कर्ज से बाहर निकले। किसी भी आदमी के लिए एक कर्ज लेना और उस कर्ज से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, किसी इदारे के लिए भी ज़रूरी होता है। राइट। तो ये तो कहे बगैर की बात है कि कर्ज से बाहर निकलना और इस कंडीशनलिटी से बाहर निकलना, अपने आप को आज़ाद करना और आपकी माशी पॉलिसी फिर आज़ाद हो, वो तो ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम जाते क्यों हैं। फिर जाते अपने इनडिसिप्लिन की वजह से हैं। जब हम अपना डिसिप्लिन खो देते हैं, हम मुश्किल में आ जाते हैं, तो फिर हम जाके कहीं कर्ज लेने जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने इस डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपनी पॉलिसीज़ को सस्टेनेबल वे में रखें, तो हमें नेक्स्ट टाइम नहीं जाने की ज़रूरत आएगी। बिल्कुल। हम एक डिसिप्लिन पे आ जाएंगे, अपनी रेवेन्यू। अब ये भी तो साथ में याद रखें कि पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम साइड, इनकम वहीं से मोस्टली आती है, तो इनकम साइड कम है। खर्च की साइड पे आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खर्च फिर भी बढ़ता है। गवर्नमेंट सैलरीज हैं, अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्फ्लेशन होने की वजह से होता है। तो ये एक अहम सवाल है। तो इसलिए ये फिस्कल डिसिप्लिन एक मौमा है जो हल करने नहीं, की जरूरत ये ज़रूरी है सर। कि टैक्स साइड राइट। को प्रॉपरली ऑन ऑल सेक्टर्स किया जाए। जो आपका भी इनिशियल था कि 1 और 2 सेक्टर्स पे ना किया जाए, बल्कि सारे सेक्टर्स पे हो और प्रॉपर रिकवरी हो और टैक्स का निज़ाम ऐसा हो कि लोग भी देने वाले बने, उनको डर ना हो वहाँ के उस निज़ाम से। और उसके लिए जो गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स लाने की, अभी तक तो कोशिशें ही जारी हैं, कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि उम्मीद की जा सकती है कि इस सेक्टर में भी कोई बेहतरी आ जाएगी। सर लेट्स कम टू द मार्केट अगेन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस अब हम कहेंगे पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी हद तक गामजन है। 47,000 के लेवल्स पे मार्केट जो है वो आज। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम रेगुलेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो PSX में रेगुलेटर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर ये नज़र आता है कि ज़्यादा पूछगछ हो रही है, FATF का भी स्टैंस एक तरफ है, ये भी चीज़ें हमें देखनी होंगी। एट द सेम टाइम कुछ रियल इस्टेट से ज़्यादा हम कहेंगे अग्रेसिव रूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा है क्या? स्टॉक मार्केट हमेशा से एक रेगुलेटेड मार्केट रही है और अब वक्त के साथ साथ चीज़ें जिस तरह FATF की रिक्वायरमेंट्स आई हैं और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आई हैं, बैंक है, दूसरे इदारे हैं, इस तरह स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो रिक्वायरमेंट आती रही हैं और ये वक्त के साथ है। और अब मेरे ख्याल में इसमें रिवर्सल करना किसी एक रेगुलेटर की बात नहीं है। तो आपका जो सवाल है अगर कि पाकिस्तान के रेगुलेटर ज़्यादा हैमर कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनरली मैं ये कहूँगा ब्रॉडर वे में कि पाकिस्तान के रेगुलेटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इन्होंने दोनों बहुत पॉजिटिवली बहुत सी चीज़ें करने में हेल्प किया है स्टॉक एक्सचेंज को। और उनकी ख्वाहिश है कि विद इन दी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री जो कि FATF की रिक्वायरमेंट है या पाकिस्तान के लिए भी रिक्वायरमेंट है, वो मीट करते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए। उन्होंने इसके लिए खासे इकदाम किए हैं, इवन टू दी एक्सटेंट के पहले एक बहुत बड़ी हर्डल होती थी और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने भी कई दफ़ा बात की, नेशनल क्लियरिंग ऑफ पाकिस्तान जहाँ मैं जिसके बोर्ड पे हूँ, वहाँ भी बात होती रही कि एक अकाउंट इन्वेस्टर खोलना चाहता है तो उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत दिन लगते हैं, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये है। बट आपको खुशी होगी ये सुन के कि आप चाहे रोशन डिजिटल के जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर अकाउंट खोलना चाहें या नाउ रेजिडेंट, बड़ा सीमलेस ऑपरेशन हो गया है और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, चंद दिन ही हुए हैं, और अब इसके थ्रू जो अकाउंट्स खोलने का तरीक़ेकार होगा बहुत आसान हो जाएगा। तो एक आम आदमी के लिए भी बहुत आसान है कि विदाउट आदमी के लिए ये एक्सेस है कि वो आराम से अकाउंट खोले और विद इन 48 आवर्स इससे जो है वो अकाउंट ओपन हो जाता है और काम होना शुरू हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके हवाले से एक ट्वीट की है, वो प्लीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है स्टेट बैंक का जो इनिशिएटिव है रोशन डिजिटल अकाउंट का, उसे 87,833 अकाउंट्स अब तक ओपन हो चुके हैं फ्रॉम 97
7 कंट्री, इट्स अ गुड साइन। और पूरी दुनिया से इसमें पार्टिसिपेशन हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जिसमें तकरीबन $500 मिलियन जो है वो अब तक आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 मंथ्स में ये पैसे आए हैं और सबसे ज़्यादा मोमेंटम जब कंटिन्यू किया गया है कि $243 मिलियन जो है वो ज़्यादातर अभी यानी कि 6 वीक्स के करीब में आए हैं। तो इट मीन्स के काम हो रहा है और रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ये इसकी ज़मानत दे रहा है पाकिस्तान में पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। और ये रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ एक हम ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि वो स्टॉक मार्केट में आए, रियल एस्टेट में आए, बिल्स भरें, जो काम करने हैं वो एक वन टच पे डिजिटली पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। अशरफ साहब प्लीज गो ऑन। तो मैं भी यही कह रहा था कि जो ये डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिस तरह सीमलेस ऑपरेशन हो रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जितनी अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, इवन इन्वेस्टर खुद अपनी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, खुद प्लेस करता है ऑर्डर, या सेल का ऑर्डर प्लेस करता है, परचेज का ऑर्डर प्लेस करता है, और वो खुद स्क्रीन पे देख रहा होता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। इवन आप अभी भी रियल एस्टेट मार्केट में वो ट्रांसपेरेंसी आने की ज़रूरत है। दुनिया में है, कई और डेवलप वर्ल्ड में है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वो एक प्लेटफॉर्म आने की जरूरत है। थोड़ा सा मजीद इसको डायसेक्ट करते हैं। दिखाई ये देता है कि अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पैकेज के थ्रू अगर देखें कि कोई ऐसा पैकेज भी लाया जाए मार्केट, जैसे अब रिवाइवल फाइनली नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। जब एक रिजिड बिहेवियर था, जब मार्केट की सूरत हाल 2018 में देखें, 19 में देखें, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती हुई सारे मेजर्स दिखाई दे रहे थे, और अब फाइनली कोविड जो एक ब्लेसिंग बन के पाकिस्तान के लिए आया, क्योंकि मार्केट के अंदर एक रैली आना और वापस उसको जो है वो रिवाइवल होना मार्केट का, ये ज़रूरी भी था, नीड ऑफ द आवर भी था, और ये जो हमें मिला भी इस ईयर। तो कितना ज़रूरी था सर कि उस वक्त ही ऐसे मेजर्स हो जाते तो ये एक इम्पैक्ट आ सकता था? मेरा ख्याल है उस वक्त इतनी गवर्नमेंट के पास इतनी बाजू फैलाने के लिए या इतने एक्शंस करने के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। राइट। और वो अपना पहले तो हाउस इन ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वो बहुत बड़ा इशू था उस दौरान में। और आई थिंक वो इकोनॉमिक हालात बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो चुके थे। तो इस दौरान में हमें संभलने का मौका मिल गया, और कुछ नेचुरली अच्छे इकदाम भी किए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जैसे मैंने स्टेट बैंक कहा या SECP के बारे में कहा कि इन लोगों ने और दूसरे भी चंद इदारों ने राइटली टाइमली कुछ एक्शंस लिए। ये बहुत ज़रूरी थे, और इससे एक फ़ज़ा कायम हुई है। और इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट को सपोर्ट हुआ। अगर आपने डिमांड साइड क्रिएट करने में हेल्प की, जो इंडस्ट्रीज़ को मदद मिली, चाहे कैश फ्लो से मिली, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से मदद मिली, या दूसरे इंडस्ट्रियल पैकेज या कंस्ट्रक्शन पैकेज से मिली, इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्री में पैसा, इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट हुई, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो वो मार्केट में पैसा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और कॉर्पोरेट अर्निंग्स आया, और इन टर्म्स ऑफ अदर इन्वेस्टर्स वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं या दूसरे भी होते हैं। तो आई थिंक ये एक साइकिल का फ़ायदा सबको मिलता है। और ये कोविड के दौरान हमें हुआ, ये कोविड के दौरान सर मैं मार्केट के ऊपर बात करना चाहूंगी। और मैंने एक और बात का तस्करा किया कि एहसास प्रोग्राम से भी डिमांड साइड काफ़ी इम्प्रूव हुई। जाहिर सी बात है, वो मुतवस्सित तबका है, उसको संभालने के लिए ज़रूरी था ये। सर मार्केट के ऊपर आना चाहूँगी, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस हो जाएं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगी, कैसे दिखाई दे रहे हैं सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर, सिक्लिकल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। देखिए सीमेंट सेक्टर जिस तरह कंस्ट्रक्शन का पैकेज चलना शुरू हो गया है, और उम्मीद है कि अगले इस साल में और आइंदा आने वाले साल में कंस्ट्रक्शन में काफ़ी एक्टिविटी रहेगी, और उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर इज़ वेरी पॉजिटिव, और उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। और सीमेंट नहीं, उससे रिलेटेड स्टील की भी सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन, चाहे वो हाउसिंग साइड हो, बल्कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो वहाँ भी स्टील की और सीमेंट की डिमांड्स क्रिएट होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव है। आज भी किसी एक स्टील कंपनी ने या कल एक्सपेंशन का प्लान अनाउंस किया, एक बड़े स्टील ग्रुप ने, सीमेंट ग्रुप ने पंजाब में। तो ये इट शोज द डिमांड इज इंक्रीजिंग, और इंडस्ट्रीज आर पॉजिटिव अबाउट द डिमांड एंड ऑल्सो द एक्सपोर्ट ऑफ सीमेंट इफ पॉसिबल इन द फ्यूचर। इसी तरह स्टील सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। मैं दूसरा सेक्टर पूछना, फर्टिलाइजर सेक्टर भी देखें, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, और फर्टिलाइजर की डिमांड थोड़ा पिछले 1 सालों में एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट 2 सालों में रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्राइसेस दे रही है जिस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट को। तो ये
जिस तरह ट्रैक्टर की अगर आप देखें पिछले एक साल में, पिछले 6-8 महीनों में खासी प्रोडक्शन एंड डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर इज द रिक्वायरमेंट, तो वो खत्म नहीं हो सकती बल्कि वो बढ़ती ही रहेगी, डिमांड इंक्रीज होगी। सर ऑटो सेक्टर कैसा, आपने ऑटो सेक्टर इज अगेन वेरी पॉजिटिव। पिछले क्वार्टर भी में बहुत अच्छा रहा, दिसंबर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। अभी भी अगर आप डिमांड देखें तो यू कैन वॉच द डिमांड के कितने महीनों की एडवांस बुकिंग हो रही हैं और कितनी और इंडस्ट्रीज इंटरेस्टेड इन कमिंग टू पाकिस्तान, न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू ऑटो इंडस्ट्रीज आर कमिंग टू पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड कैसे बढ़ रही है, ज़ाहिर है मिडिल क्लास से भी डिमांड आ रही है और अपर मिडिल क्लास से भी आ रही है। अच्छा, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस इंपैक्ट कर रहे हैं, टू व्हीलर में भी डिमांड बढ़ रही है, टू व्हीलर्स में भी डिमांड बढ़ रही है, 3 व्हीलर्स जो भी हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सर ईएनपी सेक्टर, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का भी इंपैक्ट आ रहा है, तो ये भी बता दें प्लीज। ये बड़ा डाइसी है। ऑयल सेक्टर चूंकि इंटरनेशनली मैनेज होता है और इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई पे भी उसका इन्हिसार होता है, प्लस एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी चलते रहते हैं, और फिर एक जो भी एक दुनिया में ये ऑयल टग ऑफ वॉर चलती है जिसको कहूँ मैं, तो वो उसका एक इम्पैक्ट तो पाकिस्तान में जरूर आता है और पाकिस्तान के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं एक रिस्क बयान करना चाह रहा था। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जब ऑयल की बात हो रही है तो प्लीज कमोडिटीज की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,08,717 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,306 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर $1,788.23, ऑयल WTI पर बैरल $60.51, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.95। करेंसीज में यूरो बाइंग रही 191 रुपीज, सेलिंग वाज 193, यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज, सेलिंग वाज 221.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 159 रुपीज, सेलिंग वाज 159.80, चाइनीज yuan buying at 24.95, selling was 25.10, Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.50, UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50, Kuwaiti Dinar buying rahi 501 rupees, selling was 503.50, and lastly Omani Riyal buying rahi 408 rupees, selling was 410 रुपीज़। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। अशरफ भवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की सूरत में या फिर पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में, अगर थोड़े दूसरे लफ्जों में बोला जाए तो? दोनों सूरत में नेचुरली सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में आता है, और उसके रिजल्ट के तौर पे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग महंगी होती है, बिजली की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो सारी जो आउटपुट्स हैं या बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल रिलेटेड हैं वो महंगी होती हैं, चाहे डीजल हो चाहे LNG हो। और दूसरी बात यह है कि उससे कंट्री में इन्फ्लेशन भी क्रिएट होना शुरू होता है, और वो फिर इम्पैक्ट करता है आपकी ओवरऑल साइकिल को, जो फिर नेचुरली आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जब बढ़ेंगी तो रिस्क, हाँ सर, रिस्क अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ भी जाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ नया काम हो रहा है। तो क्या एडवाइस करेंगे आने वाले दिनों में लोगों को, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के ऊपर आना चाहूँ कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट की जाए? देखिए, ये तो सेक्टर तो वही अच्छे हैं जहाँ कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर हैं, और राइट प्राइस पे कोई भी सेक्टर में आप एंटर हो सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी राइट प्राइस। तो वो सेक्टर वाइज और स्क्रिप्ट वाइज आदमी डिसाइड करता है, और हर ग्रुप की अपनी स्ट्रैटेजी होती है बाइंग करने की। कुछ लोग एग्रेसिव मोड में होते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न पे जाते हैं, कुछ लोग मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे जाते हैं, कुछ लो रिस्क लो रिटर्न पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक मिक्स होना चाहिए ताकि आपके रिस्क कवर रहें। किसी भी सेक्टर में एडवर्स कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि ये होता रहता है, सिचुएशंस बदलती रहती हैं वक्त के साथ, तो कवर करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अशरफ भवानी साहब मौजूद थे हमारे साथ, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा मार्केट का। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिविटी आ रही है। होप फॉर द बेस्ट। 2 दिन रह गए हैं, 2 ट्रेडिंग सेशन है, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो सकती है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।